हेलो वेंशन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जहान उसके पापा से कहकर उस बॉडीगार्ड को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उसकी एक भी बात नहीं मानते। और रात को ईबो हाइकुआन से बात करने के बाद सोने ही वाला था, तभी उसे कुछ आवाजें आती है और वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और बाहर चेक करता है। तो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जीली, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? जब जीली ने जैन का कॉल उठाया तब जैन ने पूछा, हाँ जैन, मैं अभी भी जाग रहा हूँ। अगर मैं अभी सो रहा होता तो आपसे कैसे बात कर पाता? जैन को जवाब देते हुए जीली ने हंसते हुए कहा, अय्या जीली, बहुत हो गया तुम्हारा चुलबुला सेंस ऑफ ह्यूमर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जहान ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जीली चलो बाहर चलते हैं। हम घर के पास वाले 24 आवर्स कन्वीनियंस स्टोर में चलते हैं। जहान ने कहा, क्या? लेकिन जहान, अभी बहुत देर हो गई है। अब लगभग आधी रात हो चुकी है। जहान के बाहर जाने की इच्छा के साथ जीली ने सस्पिशियस होकर पूछा, ठीक है जीली, अगर तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते तो मैं खुद भी जा सकता हूँ। गुड नाइट, तुम सो जाओ। जैन ने कहा और वो कॉल को कट करने ही वाला था, तभी जीली ने उससे बात की। ठीक है जैन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, ठीक है? जीली ने कहा। जीली की बात सुनकर जैन ने एक स्माइल की। ठीक है जीली, मैं तुम्हारा लिविंग रूम में इंतजार करूंगा, जैन ने कहा और उसने कॉल कट कर दी। जैन अपने बेड से नीचे उतरा और उसने जैकेट और कैप पहन ली। जैसे ही वो जाने के लिए रेडी हो गया, उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और उसने धीरे से दरवाजा ओपन किया और उसने अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि नीचे कोई मौजूद है या नहीं। जब उसे लगा कि सब लोग सो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरा ताकि शोर ना हो। जैन ने अपने बॉडीगार्ड के कमरे को देखा। कमरे की लाइट बंद थी और इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही सो रहा है। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम सच में कितने अच्छे बॉडीगार्ड हो, जैन ने ईबो के बेडरूम की ओर देखते हुए कहा। जैन ने कुछ देर तक जीली आने का इंतजार किया। जैन लिविंग रूम में जीली का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी जीली नहीं आया और इस वजह से जैन ने जीली को कॉल किया। अरे जीली, तुम कहाँ हो? तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? जैन ने जीली से फुसफुसाते हुए कहा। जैन ने अपनी वॉइस लो रखने की कोशिश की ताकि उसकी आवाज से कोई जाग न सके। जैन, जब मैं बाहर निकल रहा था तब मेरे पिताजी जाग गए और इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, जीली ने अपने फोन पर फुसफुसाते हुए जवाब दिया। ठीक है जीली, मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जैन ने कहा। नहीं जैन, मेरा अब लिविंग रूम में आना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम यार्ड में आओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, जीली ने कहा। ठीक है जीली, मैं जल्दी से वहाँ आ जाता हूँ, इससे पहले कि कोई हमें नोटिस करे, जैन ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। जैन ने मोबाइल टॉर्च की हेल्प से अपने स्नीकर्स को सर्च किया और उसके बाद वो धीरे से दरवाजे की ओर जाने लगा। आपको क्या लगता है कि मिस्टर शाओ, आप कहाँ जा रहे हैं? अंधेरे से आई एक डीप वॉइस ने जैन को चौंका दिया। जैन पीछे की ओर मुड़ा, ये देखने के लिए कि ये पर्सन कौन है। तभी लिविंग रूम की लाइट ऑन हो गई। ईबो उस दीवार के पास खड़ा था जहाँ ये स्विच है और ईबो के दूसरे हाथ में गन भी थी। हाय मिस्टर वैंग ईबो, पकड़े जाने के डर से जैन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा और उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए स्नीकर्स को धीरे से नीचे गिरा दिया। ये सोने का टाइम है और तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? ईबो ने पूछा और वो धीरे धीरे जैन की ओर चला गया। ईबो को अपने पास आते हुए देखकर जैन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे सवाल करने वाले कौन हो? जैन ने मुस्कुराते हुए ईबो से वापस पूछा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हारी प्रोटेक्शन करना मेरा काम है, ईबो ने बेपरवाही से जवाब दिया, जबकि ईबो की आंखें गौर से जैन को देख रही थी। यदि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे पिछले बॉडीगार्ड्स की तरह हूँ जिन्हें आप इजीली स्टूपिड बना सकते हैं, तो आप इसमें गलत है। खैर मिस्टर शाओ, मैं सबसे यूनिक हूँ, ईबो ने जैन को देखते हुए कहा। जैन ईबो की आवाज में अधिकार महसूस कर सकता है, लेकिन फिर भी जैन ने खुद को बरकरार रखा।
तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम्हारे मालिक का बेटा हूँ। तुम्हारा मालिक मतलब मेरे पिता, और तुम यहाँ सिर्फ तुम्हारे काम करने के लिए हो। तुम्हें मेरे डिसीजन में इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ या नहीं, मैं कुछ भी करूँगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? और मुझे हर बात के लिए टोकना ये तुम्हारा काम नहीं है, जहन ने कहा। और उसने ये महसूस किया कि वो पहले से ही दरवाजे के बहुत करीब है। और मिस्टर शाओ, आप जहाँ भी होंगे आपको फॉलो करना और आपको सेफ रखना ये मेरा काम है, ईबो ने कहा। और उसने अपने हाथों से जहन को लॉक करते हुए अपने हाथ दरवाजे पर रख दिए। ईबो की इस हरकतों से उसका और जहन का फेस एक दूसरे के बहुत करीब था। ईबो द्वारा की गई अचानक कार्रवाई के लिए जहन हाँफने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को बचाते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। जहन का रिस्पॉन्स देखकर ईबो के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। जब मैं उसे कुछ बताया करता हूँ तो उसका रिस्पॉन्स सच में बहुत ही प्यारा होता है। जहन को देखकर ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो अपने मन में सोचने के बाद उसने जहन को देखकर मन ही मन मुस्कुराया, जिसकी आंखें अभी भी उससे बच रही थी। ईबो ने अपना एक हाथ दरवाजे से हटा दिया और उसने जहन की चीन पकड़कर उसे धीरे से अपनी ओर घुमाया। मिस्टर शाओ चान, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? अभी आप तो बहुत ही ब्रेव हो रहे थे, ईबो ने हंसते हुए कहा। ईबो की बात सुनने के बाद जहन ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि उन दोनों के चेहरे बस 1 इंच की दूरी पर है। जहन ईबो की गर्म सांसों को अपनी ओर महसूस कर सकता है और उसकी सेंट को स्मेल कर सकता है। और ईबो के एक हाथ जो जहन के चिन पर था, इस वजह से जहन रेड हो गया। जब जहन की नजर ईबो के चेहरे पर थी, तभी जहन ने अनजाने में अपने हाथ ईबो के न्यूड चेस्ट पर रख दिए। जहन की आंखें शौक से चौड़ी हो गई। जब उसे कुछ महसूस हुआ, उसने तुरंत नीचे की ओर देखा। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। उसकी आंखें ईबो के सीने से हट ही नहीं रही थी। ईबो ने देखा कि जहन उसकी न्यूड सीने को घूर रहा है। नजारा कैसा है मिस्टर शाओ, क्या आपको ये पसंद आया? जहन को चिढ़ाते हुए ईबो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ईबो की बातें सुनने के बाद जहन अपने होश में आ गया। तभी उसने ईबो को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझसे दूर रहो यू बास्टर्ड, जहन ईबो को धक्का देते हुए कह रहा था। मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम अपने कमरे में वापस जाओगे, ईबो ने कहा। और जहन के क्यूटनेस देखकर वो अपनी हंसी को दबा नहीं पाया। अच्छा ठीक है, जहन ने अपने चिड़चिड़े वॉइस में जवाब दिया। और वो ईबो के घुरने से बचने लगा, क्योंकि उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत क्लोज थे। ईबो जहन को जाने देने वाला था, लेकिन तभी उसे एक बात याद आ गई और इस वजह से उसने फिर से जहन को पकड़ लिया। एक और बात मिस्टर शाओ चान, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूं, तो आपको प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। क्या ये ठीक है मिस्टर जहन? ईबो ने पूछा। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, क्या तुम अभी मुझे जाने दे सकते हो? जहन ने कहा। नहीं मिस्टर जहन, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए, ईबो ने जहन को चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन ईबो मन में जहन की क्यूटनेस को एंजॉय कर रहा था। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा पर्सन इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? और तुम सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, ईबो ने अपने मन में सोचा। जहन जहन, क्या तुम वहाँ हो? तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? दरवाजे की दूसरी तरफ से एक धीमी वॉइस ने उन दोनों की अटेंशन खींच ली। ये जीली है, मुझे जाने दो, जहन ने ईबो की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश की, जो अभी भी दरवाजे के पीछे झुकी हुई थी। नहीं, पहले मुझे जवाब दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, ईबो ने कहा। और उसने जहन की जेब से उसका फोन निकाला। जहन की आंखें फैल गई। ठीक है, मैं राजी हूँ, जहन ने अपनी बनी दांत दिखाते हुए कहा। ईबो ने दरवाजे से उसका हाथ हटा लिया और उसने जहन को उसका फोन सौंप दिया। जहन अपने फोन को लेने ही वाला था, तभी ईबो ने उसे फिर से दूर कर दिया। जीली को मैसेज करने के बाद फिर से तुम्हारा माइंड चेंज होता है तो बाहर जाने के लिए मुझसे कहो, हम दोनों एक साथ जा सकते हैं, ईबो ने कहा। ईबो ने जहन को एक वार्निंग दी और ईबो ने जहन को अपने समझौते के बारे में याद दिलाया और उससे मुस्कुराते हुए कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, मुझे याद है, जहन ने चिढ़ते हुए और अपने पैर पटकते हुए कहा। और उसने ईबो से अपना फोन पकड़ा और वहाँ से चला गया।
ईबो भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में जाने लगा। जैन बहुत खूबसूरत है लेकिन जिद्दी भी। ईबो ने जैन का पीछा करते हुए अपने मन में सोचा। वो बेकार बॉडीगार्ड। अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए जैन ने कहा, मैं उसके साथ एग्री होने के लिए इतना स्टूपिड क्यों हूँ? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मेरा मतलब है कि मेरे पिता यहाँ के बॉस है और वो मेरे पिता है और मैं उनका बेटा। और इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में मैं उसका बॉस हूँ। फिर भी वो घमंडी बॉडीगार्ड कहीं का मुझे ही परेशान कर रहा है और वो मुझे मैनिपुलेट भी कर रहा है। वो सच में मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जैन अपने कमरे के अंदर इधर उधर इस तरह की बकबक कर रहा है जैसे वो किसी से बहस कर रहा हो। मैं सच में उससे बहुत नफरत करता हूँ, जैन ने कहा और वो तुरंत एक जगह पर रुक गया। उसके मन में एक विचार आया जिस वजह से वो मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों के बाद द प्राइवेट आई के क्वार्टर में मिस्टर शाओ के बेटे के साथ आपका वीक कैसा रहा? हाओ शुआन ने ईबो से पूछा। जब वे उन केसेस के बारे में डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन केसेस में मिस्टर शाओ शू इंग का केस भी शामिल है। ईबो ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने इमोशनल लेस चेहरे के साथ उनकी ओर मुड़ा। हाओ शुआन ने सांस छोड़ी क्योंकि उससे उम्मीद थी कि ईबो ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर ईबो कोल्ड ही रहता है। हाईकुआन और ली बोवेन वहाँ पहुँचे। वो अपने तौलियों को पकड़कर पसीने से तरबतर हो गए। वे जिम से यहाँ वापस आ गए। उनका क्वार्टर वैंग इस्टेट का एक हिस्सा है। वहाँ एक गोल्फ कोर्स, एक क्लब हाउस और एक जिम है, लेकिन उनका क्वार्टर अंडरग्राउंड है और उनके अलावा वहाँ कोई भी एंटर नहीं कर सकता। वहाँ सिर्फ द प्राइवेट आइज के मेंबर ही एंटर कर सकते हैं। सिउनियोन कहाँ है? हाईकुआन ने पूछा, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, अचानक दरवाजा खुल गया और अपनी बड़ी स्माइल के साथ सिउनियोन अंदर आ गया। एक वीक के बाद फाइनली मैं अब घर पर हूँ, उसने अपनी फड़फड़ाती आंखों के साथ कहा। सिउनियोन की इस हरकतों को देखकर सभी मेंबर हंसने लगे। ठीक है, क्योंकि हम में से 5 यहाँ है तो हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, हाईकुआन ने कहा और अपने हाथ में जो तौलिया था उसे कुर्सी के पिछले हिस्से पर रख दिया। हाईकुआन की बातों से सभी मेंबर ने हाईकुआन की ओर देखा। ईबो, जब आप मिशन पर थे तो हमें पता चला कि मिस्टर शाओ के खिलाफ खतरे कहां से आ रहे हैं। हाईकुआन ने ईबो की ओर देखा, जो अपने इमोशनल लेस चेहरे के साथ सब कुछ सुन रहा था। वो पर्सन जो अपना रिवेंज ले रहा है। मैंने मिस्टर शाओ से बात की और हमें पता चला कि उसका कॉम्पिटिटर, जिसने जैन का लगभग किडनैप कर लिया था और किडनैप की वजह से वो जेल में चला गया, और जेल में मरने से पहले उसका एक बेटा है और वो बेटा लगभग जैन का ही उम्र का है, और उसका बेटा अब अपना रिवेंज ले रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक उसका पता नहीं चल सका, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो किसी दूसरे नाम का यूज कर रहा है। हाईकुआन ने कहा, मैं उसके बेटे की पहचान करने के लिए यहाँ हूँ, मतलब कि अब वो कैसा दिखता है और वो क्या नाम यूज कर रहा है, और मैं उससे और उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए काम कर रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बहुत मेंबर को काम पर लगा दिया है। ली बोवेन ने ईबो की ओर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, आइस प्रिंस, इसका मतलब ये है कि आपको जैन की सिक्योरिटी को दोगुना करने की जरूरत है। हमेशा उस पर नजर रखो और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करो। और मिस्टर शाओ ने अपने एकलौते बेटे की प्रोटेक्शन करने के लिए जितना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा पैसे हमें दिए हैं। ईबो ने हाओ शुआन की बात सुनने के बाद अपनी पीठ सीधे करते हुए अपना सिर हिलाया। मैं इस बारे में बात करने के लिए वैंग यीशेउ से मिलूंगा। वो अब पुलिस में है और हमारे कांटेक्ट में भी, और लकीली वो वही इन्वेस्टिगेटर है जो मिस्टर शाओ के केस को पहले हैंडल कर रहा था। हाईकुआन ने कहा, मेरे बारे में क्या ख्याल है और मुझे अब क्या करना चाहिए? चो सेउन एओन ने अपनी आंखों को बारी बारी से अपने सामने वाली लोगों की ओर घुमा रहा था और अब उसे बोलने का चांस मिला है। ईबो को छोड़कर हर कोई चो सेउन एओन पर हंस रहा था, जो अभी भी अपने नो एक्सप्रेशन लुक को बनाए रखता है। मेरे पास उर्स के लिए एक प्लान है, बस टाइम आने का इंतजार करो और अभी के लिए अपने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग पर फोकस करो। मैं तुम्हें ट्रेनिंग लेने के लिए रूस भी भेज सकता हूँ, लेकिन आज मेरे लिए ड्राइवर बनो। सेउन एओन को देखकर हाईकुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अब अपना सिर खुजला रहा है।
ईबो ने जैन के कॉलेज वापस जाने के लिए क्वार्टर से तुरंत निकल गया। जब जैन क्लास में गया था तब ईबो ने शिओचेंग और मेंग जेई से कहा था कि जैन को कभी भी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उसके पास करने के लिए एक जरूरी काम था। इस वजह से उसने उन दोनों की हेल्प मांगी। जब ईबो जैन के कॉलेज जा रहा था तभी उसे एक कॉल आया, इसीलिए उसने अपने बाइक को साइड पर लगा दिया। ईबो अपने कॉल पर रूसी में बात करता है। एक पर्सन को कॉल पर रूसी लैंग्वेज में बात करने के बाद ईबो फिर से कॉलेज जाने के लिए ड्राइव करता है। ईबो के माइंड में अभी एक वॉर चल रहा है, लेकिन उसे काम तो करना ही होगा। लेकिन ईबो हमेशा ये श्योर करता है काम मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन वो उसमें अपनी पूरी जान लगा देगा। वो अपने लाइफ में कभी भी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमेशा ये श्योर करता है कि वो अपने हर काम में सक्सेस रहे, क्योंकि सक्सेस होने के लिए वो अपने एफर्ट्स को डबल कर देता है और वो सब कुछ करने की कोशिश करता है जो वो कर सकता है। जैसे कि जब ईबो ट्रेनिंग के लिए रूस में था तब सभी ट्रेनिंग के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत थी, क्योंकि हर काम में वो फर्स्ट आता और इसी वजह से उसकी वहाँ ट्रेनिंग के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? वो ईबो जो अपने हर काम में सक्सेस रहता है, क्या वो जैन को प्रोटेक्ट करने के काम में भी कामयाब रहेगा? ये तो हम आने वाले कुछ पार्ट्स में ही जानेंगे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।